अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनता है बेटा, पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। साबित करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है किसी भी जिस्म के ऊपर, वो वर्क डन हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये पहली स्टेटमेंट होती है बेटा। इसकी 3 तरह की स्टेटमेंट से ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर इसी ही लॉन्ग क्वेश्चन को वो कहता है कि साबित करें वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0, कि एक क्लोज्ड पाथ के दौरान ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी जिस्म के ऊपर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमेशा 0 के बराबर होगा। ये दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जिसमें 12 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा गया है, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं। पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, आप इसको 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आज हम दोबारा पढ़ लेते हैं। फिर व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है बेटा, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को सिंपली डिफाइन करते हैं, स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन के बाहर वो स्पेस, वो रीजन, वो दायरा जिसके अंदर ज़मीन दूसरे अजसाम के ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे अजसाम को अट्रैक्ट कर सकती है, तो उस स्पेस को, उस रीजन को बेटा कहा जाता है फील्ड। और चूँकि ग्रेविटी ज़मीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाएगा। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, ये बात बेटा जहन में रखिएगा। द फील्ड इन विच वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड। एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर जिस्म के ऊपर होने वाला वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो। मतलब कहने का क्या है बेटा कि जब भी जिस्म के ऊपर वर्क डन हो रहा हो, आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लें, किसी भी पाथ को अडॉप्ट करते हुए उस जिस्म के ऊपर होने वाले वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे। हर पाथ के लिहाज से, हर रास्ते के लिहाज से वो वर्क डन एक जैसा होगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ऐसी फील्ड को बेटा कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमेशा वर्क डन पाथ से बरी और ज़िम्मा होता है, कभी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, पहली एग्जांपल। दूसरी इसकी एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है बेटा, इस फील्ड के अंदर भी हमेशा एक जिस्म के ऊपर जब वर्क डन हो रहा होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 2 एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है। कंजर्वेटिव फील्ड को बेटा और तरह से भी डिफाइन किया जाता है, द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर एक जिस्म के ऊपर क्लोज्ड पाथ में होने वाला वर्क डन 0 के बराबर हो, इस फील्ड को बेटा क्या कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाएगा। अब इसको साबित करने के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड की सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं ली गई, तो आपके सिलेबस के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड शामिल है, तो हम इसी से ही इसको सॉल्व आउट करते हैं। बेटा फर्ज कर लेते हैं एक जिस्म है जिसका मास कोई m है और ये A पॉइंट से B पॉइंट तक सफ़र करता है, डिस्प्लेस होता है। इसे A से B पॉइंट तक डिस्प्लेस कराने के लिए
इस बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। पहली बात, इस जिस्म के लिए ये जिस्म हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस जिस्म का वेट होगा, वजन होगा, और वो वजन हमेशा mg के बराबर होता है, ठीक है, उसके मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसके ऊपर फोर्स mg एक्ट करेगी। अब A से B पर पहुंचने के लिए हम डिफरेंट तरह के पाथ कंसीडर कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरह के रास्ते कंसीडर कर लेते हैं। पहला रास्ता, पहला जो पाथ है वो यहां से कि जिस्म A से D पॉइंट तक आता है, फिर D पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। ये पहला पाथ हमने बना लिया। फिर दूसरा पाथ इस जिस्म के लिए कंसीडर करते हैं कि जिस्म A से C पर आता है और फिर C से B के ऊपर पहुंचता है। ये दूसरा पाथ बना लेते हैं, दूसरा रास्ता बना लेते हैं। तीसरा पाथ वही है, वो कर्व्ड पाथ जिसके ऊपर जिस्म ओरिजिनली तौर पर चला है। अब हमने चूंकि साबित करना है कि चाहे जितने भी रास्ते बना लिए जाएं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जिस्म के ऊपर जो वर्क डन हो रहा होता है वो हमेशा इन पाथ से, इन रास्तों से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जिस्म के ऊपर होने वाला जो वर्क डन है ये कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप जो भी पाथ अडॉप्ट करेंगे वर्क एक जैसा होगा। ये बात आपने अपने पल्ले बांध के रखनी है, ठीक है बेटा। तो लेट्स से फर्ज कर लेते हैं पाथ 1 के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पाथ 1 के ऊपर देखें, जिस्म A से D पर पहुंचा है, D से B पर पहुंचा है, तो वर्क डन अलोंग ADB फर्स्ट पाथ के लिए ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हम इसे दो हिस्सों में ब्रेक आउट कर लेते हैं। पहला वर्क डन होगा A से D तक, जब जिस्म A से D तक डिस्प्लेस करता है। दूसरा वर्क डन इसके ऊपर होता है जब जिस्म D से B पर पहुंचता है, तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा। दोनों वर्क डन को अलग अलग कैलकुलेट करके इस इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास वो वर्क डन टोटल कैलकुलेट हो जाएगा जो इस पहले पाथ के ऊपर जिस्म के ऊपर होगा, ठीक है बेटा। तो यहां से वर्क डन A टू D, A पॉइंट से D पॉइंट पर पहुंचते हुए वर्क डन जो जिस्म के ऊपर होता है वो वर्क डन क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां से जरा होता है, ठीक है बेटा। अब FD cos थीटा, यहां आ जाए, जिस्म जिस तरफ से भी, ऐसे इसको देख लें या ऐसे इसको देख लें, ये एक जैसा डिस्प्लेसमेंट H कवर करता है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट हमने H कंसीडर करना है और जो फोर्स जिस्म के ऊपर एक्ट कर रही है वो उसका वेट है, वो वजन है, mg के बराबर होगा। तो यहां पर F mg है और डिस्प्लेसमेंट H के बराबर है। cos लगाएंगे। अब गौर करें A से D पाथ के लिए, यहां पर गौर कर लीजिए A से D पाथ के लिए अगर इसकी पिक्चर मैं दोबारा से ड्रा करना चाहूंगा तो बेटा पिक्चर किस तरह की बनेगी। हियर इज जिस्म डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कवर कर रहा है और जबकि वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, mg इस तरफ है और जिस्म H डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर कर रहा है। दोनों के दरमियान में एंगल को अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो एंगल आपके पास बेटा क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कल भी हमने कैलकुलेट किया, cos 90 डिग्री 0 के बराबर है। तो यहां से mgh और इंटू 0 लिखेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। किस पाथ के ऊपर, A से D पाथ के ऊपर। क्लियर बेटा, पहला पॉइंट समझ आ गया। इसके बाद दूसरा वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। जब ये D से B के ऊपर पहुंचता है तो उस वक्त जिस्म के ऊपर वर्क डन क्या होता है। वर्क डन अलोंग D टू B पॉइंट, F डॉट D, FD cos थीटा, डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब यहां से फोर्स mg के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है, cos। अब थीटा क्या कुछ होगा वो हमने यहां पर बेटा चेकआउट करना है। मैं इस डायग्राम को फिर से लिखता हूं। D से B तक के लिए देखें जिस्म ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है h, ठीक है बेटा, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट की फोर्स है और वो वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, ठीक है, mg। अब गौर करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहां से cos 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा बेटा mgh और cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो यहां वर्क डन D से लेकर B ये हमारे पास कैलकुलेट होगा -mgh के। क्लियर। अब दोनों अगर टोटल वर्क डन A D B तक का कैलकुलेट करना चाहेंगे, पहले 0 था, फिर -mgh
अब टोटल करना चाहेंगे माइनस mgh। पहले पाथ के लिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें, ठीक है। इस रास्ते के लिए हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे रास्ते के लिए, दूसरे पाथ के लिए, ए से सी पर पहुंचता है, सी से फिर बी पर आ जाता है। पाथ सेकंड के लिए वर्क डन ए सी बी बराबर होगा वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन सी टू बी। अब दोनों वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए पहले वर्क डन ए टू सी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एफ डॉट डी, वर्क डन की डेफिनेशन एफ डी कॉस थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब यहां पर फिर से वही चेंजमेंट, फोर्स वेट की है और ये वेट mg के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट h है, कॉस और थीटा की वैल्यू हमने यहां से फाइंड करनी है। अब यहां आ जाए बेटा, a से c तक जाते हुए जिस्म का डिस्प्लेसमेंट अगर देखना चाहें तो जिस्म इस तरह से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो h डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर करता है। जबकि इसी जिस्म के ऊपर अगर देखें तो वेट की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, जो कि mg के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, तो cos 180 डिग्री से पुट करेंगे। cos 180 डिग्री -1 के बराबर, तो mgh इंटू -1, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी बराबर होगा -mgh के। क्लियर बेटा। और इसी तरह से सेकंड वर्क डन, ये सी टू बी तक अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा वर्क डन सी से लेकर बी बराबर होगा हमारे पास एफ डी कॉस थीटा, और वैल्यूज को पुट करें, mg फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट h है, कॉस थीटा इसके साथ लगा देंगे। अब यहां पर गौर करें, C से जब B पॉइंट के ऊपर ये जिस्म पहुंचता है तो उसके अंदर गौर कीजिए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, H डिस्प्लेसमेंट ये इस तरफ कवर कर रहा है, जबकि वही इसके ऊपर जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg एक्ट कर रही है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में एंगल जो अब बनने जा रहा है ये 90 डिग्री है, तो यहां से mgh और cos 90 डिग्री इसे लिखेंगे बेटा mgh cos 90 0 के बराबर, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन ए सी बी सेकेंड पाथ के लिए जब इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा ये वर्क डन ए सी बी सेकेंड पाथ के लिए बराबर होगा, पहले वर्क डन कितना हुआ है -mgh, बाद में 0 हुआ है, तो टोटल वर्क डन -mgh के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें। ये दूसरे पाथ के लिए हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। अब थर्ड पाथ के लिए ये पाथ हमने कंसीडर किया था कि अगर जिसमें ए से बी तक इस कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो। पहली तो बात बेटा यहां पर नोटिस करें, इस कर्व्ड पाथ के लिए जिस्म के ऊपर अमल करने वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कि हमने ये फार्मूलिज्म उस वक्त अप्लाई करना है जब जिस्म के ऊपर अमल करने वाली फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक नया फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस फार्मूला के लिए क्या था कि भी जो भी पाथ है, जो भी रास्ता है जिसके लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने छोटे छोटे पैचेस बना लें, छोटे छोटे टुकड़े रास्ते के बना लेने हैं, ताकि नियरली अबाउट इतने छोटे टुकड़े हों कि उसके अंदर फोर्स कांस्टेंट होती चली जाए। तो हमने वही आज मेथड फिर से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वर्क डन ए टू बी चूंकि कर्व्ड पाथ है, तो यहां पर सारे के सारे पाथ को छोटे छोटे पैचेस के अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैचेस के अंदर हमने कन्वर्ट कर देना है। अब यहां पर वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स, हॉरिजॉन्टल पैचेस, वर्क डन अलोंग द वर्टिकल पैचेस। जितने छोटे टुकड़े हॉरिजॉन्टल आपने बनाए हैं और जितने छोटे छोटे टुकड़े वर्टिकल लेवल के पर आपने बनाए हैं, उन दोनों का वर्क डन जमा होगा। फिर हमें ए टू बी पाथ के लिए सारे का सारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां से गौर करें बेटा, वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के ऊपर देखें इस तरह जिस्म डिस्प्लेस करेगा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, जबकि उसके ऊपर जो वेट की फोर्स एक्ट करती है mg। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे mg ये है। अब इनके दरमियान में एंगल को देखना चाहेंगे तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 ऑलरेडी ये 0 कर देगा इसे, ठीक है बेटा 90 0 कर देगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर किसी किस्म के कोई जिस्म के ऊपर वर्क डन नहीं होगा। ये पहली बात आपने जहन में रखनी है। वर्टिकल लेवल के ऊपर देखें, वर्टिकल लेवल के ऊपर जिस्म ऊपर की जानिब डिस्प्लेस होगा और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वेट की mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इनके दरमियान में एंगल जो बनेगा थीटा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो वर्टिकल लेवल के ऊपर wv
V एज अ सब्सक्रिप्ट मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये वर्टिकल लेवल के ऊपर वर्टिकल छोटे छोटे पैचेस के लिए ये वर्क डन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं पहला वर्टिकल जो पैच है उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 है। डेल्टा बिल्कुल स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो छोटे पैच के लिए ये लफ्ज डेल्टा इस्तेमाल करना है आपने। फोर्स mg की है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 है cos थीटा, फिर प्लस mg, फोर्स तो एक जैसी है, वेट की एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट सेकंड वर्टिकल लेवल के ऊपर सेकंड वर्टिकल पैच के लिए डेल्टा y2 cos थीटा, अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ पैचेस अगर आपने बनाए हुए हैं तो आखिरी पैच के लिए mg डेल्टा yn cos थीटा बनेगा। अब यहां से cos 180 डिग्री हमने पुट करते जाना है, तो mg डेल्टा y1 cos थीटा, थीटा सब के लिए चूंकि 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री -1 के बराबर, तो इसीलिए हर वर्टिकल छोटे से पैच के लिए जो वर्क डन होगा वो -mg डेल्टा 1 -mg डेल्टा y2 -mg डेल्टा y3 अप टू सो ऑन -mg डेल्टा yn तक का होगा। mg सब में कॉमन है, माइनस का mg बाहर निकाल लें, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn तक, तमाम तक छोटे पैचेस है जितने भी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किए हैं। अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चूंकि h के बराबर है तो ये छोटे छोटे पैचेस मिलकर उतना ही डिस्प्लेसमेंट h बनाएंगे। अब ये -mgh उस थर्ड पाथ के लिए हमारे पास कैलकुलेट हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब गौर करें, फर्स्ट पाथ के ऊपर भी -mgh, सेकंड पाथ के ऊपर भी -mgh अभी हमने कैलकुलेट किया, और थर्ड पाथ के लिए भी -mgh आ रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि किसी भी एक जिस्म के ऊपर जो वर्क डन होगा एक ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए से, जिसे हम कंजर्वेटिव फील्ड कह रहे हैं, इसके अंदर वो वर्क डन हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। आप जो भी पाथ अलाउ करना चाहते हैं या जो भी पाथ फॉलो कर लें, आप पाथ 1 को फॉलो कर लेंगे तब भी -mgh बनेगा, आप पाथ 2 को फॉलो कर लें तब भी -mgh बनेगा, आप पाथ 3 को फॉलो कर लें तब भी -mgh बन रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट होना चाहिए पाथ फॉलोड से। ये दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको बताई थी, हमने ये साबित कर लिया है 3 इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से और तीसरी इक्वेशन से, कि ये जो वर्क डन हो रहा है एक जैसा है, जो जाहिर कर रहा है कि ये पाथ के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। अब इसके अंदर एक और भी जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ हमेशा 0 के बराबर होता है, वो हमने साबित करना है। ये एक स्पेशल केस है जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं कि इसी चीज को लिख देते हैं, वर्क डन अलोंग अ पाथ इज 0। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने क्लोज पाथ अगर कंसीडर करना है तो उसको कैसे लिखना है बेटा, ये डेफिनेशंस आपने वैसे लिखनी है, इसके बाद आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। लेट्स से फर्ज कर लेते हैं ये जिस्म बेटा यहां से मूव करता है, ए से डी पर आता है, डी से बी पर जाता है, फिर बी से दोबारा ए पर पहुंच जाता है। अब इस पाथ को अगर देखें तो ये क्लोज्ड पाथ बनता है, एक क्लोज्ड रास्ता बन जाता है। इस रास्ते के लिए अगर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो वर्क डन बराबर कैसे होगा, पहले पाथ के ऊपर वर्क डन ए टू डी, वर्क डन डी टू बी, ठीक है बेटा, और फिर वर्क डन बी टू ए। इन तीनों पाथ्स के लिए जब वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे और इसका सम करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 0 आएगा। वो कैसे आता है यहां पर गौर कर लें। वर्क डन ए टू डी हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। उसकी वजह एफ डी कॉस थीटा, ठीक है बेटा, फोर्स mg के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट h कवर कर रहा है, और cos 90 डिग्री। मैं पहले बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में 90 का जाविया बनता है, तो यहां वर्क डन ये 0 के बराबर हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम d टू b अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एफ डी cos थीटा, एफ mg के बराबर है, डी एच है cos 180 डिग्री, ठीक है बेटा। उसकी वजह D से B तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहां पर गौर करना चाहें तो H और mg के दरमियान में एंटी पैरेलल है, 180 का जाविया बनता है, तो cos 180 डिग्री -1 के बराबर है, तो इसीलिए -mgh के बराबर बनेगा। अब वर्क डन B2A, अभी हमने इसको कैलकुलेट किया बेटा, लेकिन यहां पर एक चेंज है। अब गौर करें, पहले हमारे पास जिसमें A से B की तरफ आ रहा था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम गौर करना चाहें तो वर्टिकल लेवल के ऊपर, यहां इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानब था, जबकि
जिस्म का जो वेट है, फोर्स, वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर गौर करें, b से a की तरफ आ रहा है, b से a की तरफ आते हुए जिस्म डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कवर कर रहा है, और जबकि वेट की फोर्स भी उसके ऊपर ऐसे ही उसी ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। तो यहां cos 0 आएगा, ठीक है, cos 180 नहीं बनेगा। तो इसे एफ डी cos थीटा, आप इसे बदलें mgh cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री चूंकि 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास बराबर होगा बेटा mgh के। cos 0 को 1 पुट कर लेंगे। अब यहां पर वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ए डी बी ए तक, जिसमें ए से चला डी पर पहुंचा, डी से बी पर पहुंचा, बी से फिर दोबारा ए के ऊपर पहुंच चुका है। अब इस क्लोज्ड पाथ के लिए देखना चाहें, पहले पाथ के लिए 0, फिर -mgh, फिर इसके बाद आता है प्लस लिखेंगे और mgh, -mgh प्लस mgh, तो वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ ए डी बी ए ये 0 के बराबर है बेटा। यही चीज हमने साबित करनी थी। अब एक बात और भी नोटिस कर लें, जब एमसीक्यूज के अंदर आपसे ये पूछता है तो उसके अंदर सिंपल ट्रिक है आपके पास कि क्लोज्ड पाथ के ऊपर जिस्म के पास किसी किस्म का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। जिस्म जहां से अपनी मोशन स्टार्ट करे और वहीं उसी पोजीशन के ऊपर पहुंचाए, तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो सिंपली वर्क डन 0 हो जाता है। ये सीधी सी आपके पास एक रीज़न है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग के अंदर साबित करना हो तो आपने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर कि कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास कंजर्वेटिव होती हैं और कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होती हैं बेटा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के अंदर काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ के तौर पर आई हुई हैं, उनको आपने याद रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस आपके पास बेटा क्या होती हैं, कंजर्वेटिव। ये बेटा क्या है, कंजर्वेटिव, ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है आपके पास, नॉर्मल फोर्स बेटा। इसके बाद आपके पास बेटा होती है टेंशन की फोर्स। किसी भी जिस्म में टेंशन की जो फोर्स है ये भी हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है बेटा। प्रोपल्शन फोर्स, फोर्स ऑफ रॉकेट, ये भी बेटा क्या होती है आपके पास, नॉन कंजर्वेटिव होती है। इसी तरह से प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ मोटर, एक मोटर के अंदर मूव कराने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये आपने एग्जांपल्स ज़हन में रखनी है क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के अंदर और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ चुकी हैं। तो ये बेटा आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों कंजर्वेटिव होती है, पाथ के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करते, और क्लोज्ड पाथ के अंदर ये हमेशा वर्क डन 0 क्यों हो जाता है, ये आज हमने सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।